भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। सकारात्मक बदलाव और तेज विकास की आकांक्षा ही थी कि जिसके चलते 2014 में भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी और 30 साल के बाद ऐसा हुआ है। ये भारत की महान जनता की दूरदृष्टि है कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। मैं जानता हूं साथियों कि उम्मीदों का कितना बड़ा आसमान हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेहनत की पराकाष्ठा करके खुद को खपाकर कोटि कोटि भारतीयों के सहयोग से, उन कोटि कोटि भारतीयों के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। भारत अब समय नहीं गंवाएगा। भारत अब समय नहीं खोएगा। आज वक्त क्या है, इस वक्त का सामर्थ्य क्या है और इसी वक्त में पाना क्या है, वह हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साथियों, इस साल हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, अभी 25 साल हमारे पास है, उस समय देश जिस ऊंचाई पर होगा, उस लक्ष्य को लेकर के आज हिंदुस्तान मजबूती के साथ एक के बाद एक कदम करते हुए तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में ना कभी साधनों की कमी रही और ना ही संसाधनों की कमी रही। आजादी के बाद देश ने एक मार्ग तय किया, एक दिशा तय की, लेकिन समय के साथ जो बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, जितने व्यापक होने चाहिए थे, किसी न किसी कारण से हम कहीं पीछे छूट गए। विदेशी हुकूमत ने भारतीयों का साल दर साल जो आत्मविश्वास कुचला था, उसकी भरपाई का एक ही उपाय था, फिर से एक बार भारत के जन जन में आत्मविश्वास भरना, आत्मगौरव भरना।
और उसके लिए सरकार के प्रति भरोसा बनना बहुत जरूरी था। अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी। शक के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत में जो देखा था उसमें उसके परिवर्तन नजर आए। उसके लिए जो गति चाहिए उस गति का अभाव था, और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानवीय की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जाए, सरकार हटती जाए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। साथियों, देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग, जनता जनार्दन स्वयं उसके विकास का नेतृत्व करें। देश आगे बढ़ता है जब देश के लोग आगे आकर के उसकी दिशा तय करें। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ease of mobility, quality of travel, ease of doing business, quality of services, quality of products, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे यहां, देश वही है, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है,
फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है। और भारत की आज अगर जो सबसे बड़ी ताकत है तो वो स्कोप है, स्पीड है और स्केल है। आज भारत में सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। आज भारत में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सहमति का एक वातावरण बना है, तो दूसरी तरफ नई स्वास्थ्य नीति, उसको लागू करने पर काम चल रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। छोटे छोटे शहरों को एयर रूट से जोड़ा जा रहा है। भारत में मेट्रो कनेक्टिविटी पर जितना काम आज हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर्स लग रहे हैं। अब भारत 5G दस्तक दे रहा है। भारत में भी, भारत में आज रिकॉर्ड संख्या में गांवों का ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। कल्पना कर सकते 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा। हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ किस प्रकार से अपना नाता जोड़ेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में, और जर्मनी में बैठे हुए आप लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे, भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। पिछले साल पूरी दुनिया में हुए रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स, में से, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000
स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने, डरो मत, ये आप ही का पुरुषार्थ है, आप ही की कमाल है, पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी, उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नीयत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखते ही देखते डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं, यानी 10 बिलियन डॉलर का लेवल भी पार कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में सीएम वाली नौकरी करता था, और किसी भी हमारे साथी बाबू को पूछता है बच्चे क्या करते हैं, तो बोले आईएएस की तैयारी करता है। ज्यादातर यही कहते थे। आज भारत सरकार में बाबुओं से पूछता हूं कि भाई क्या करते हैं बेटे, बेटी क्या कर रही है, बोले साहब वो तो स्टार्टअप में लग गए। ये परिवर्तन छोटा नहीं है दोस्तों। साथियों, मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। अगर आपको जियो स्पेशल क्षेत्र में इनोवेशन करना हो, नए तरह के ड्रोन बनाना हो, या स्पेस के क्षेत्र में कोई नई सैटेलाइट या रॉकेट बनाना हो, इसके लिए सबसे खुला, सबसे नर्चरिंग वातावरण आज हिंदुस्तान में उपलब्ध है दोस्तों। एक समय में भारत में कोई नई कंपनी रजिस्टर कराना चाहता था तो उसे रजिस्ट्री में कागज डालने के बाद वो भूल जाता था, तब तक रजिस्ट्री नहीं होती थी। महीने लग जाते थे। जब भरोसा बढ़ जाता है, सरकार का नागरिकों पर भरोसा बढ़ता है, नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है, अविश्वास की खाई खत्म होती है। नतीजा ये आता है कि आज अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों, 24 घंटे। भारत के अनेक नए जिले नए नए देशों में नए नए डेस्टिनेशन पर एक्सपोर्ट के लिए अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और तेजी से एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसका एक मजा भी है, जो आज देश में बन रहा है ना,
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र से लेकर के चल रहा है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी में डिफेक्ट नहीं है और प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है। साथियों, 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर, रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। दोस्तों, ये जो दम पैदा हुआ है ना, इस चीज को बनाने में किसी भारतीय की मेहनत लगी है। उस हर प्रोडक्ट के किसी भारतीय के पसीने की महक है। दोस्तों, उस मिट्टी की सुगंध है। दोस्तों, और इसलिए जो हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए। दोस्तों, आप देखिए, एक बार ये फीलिंग अनुभव करेंगे ना तो वाइब्रेशन अगल बगल में पहुंचते देर नहीं लगे लोगों। और फिर देखना जब जाओगे आप कि भी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं 10 दिन के लिए, तो यहां से लोग चिट्ठी देंगे कि वापस आते समय हिंदुस्तान से ले आना। ये काम आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देशियों में एक शानदार उदाहरण बताता हूं आपको। बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं, और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी। आप में से सब खादी को जानते हैं। खादी और नेता चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे। खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का भी फैसला किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारतीयों ने देश के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट, यानी आप अंदाज कर सकते हैं जी क्या क्या मैं बता रहा हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में
75 नए अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लिया है, तालाब बनाने का। यानी देश में करीब करीब आने वाले 500 दिवस में, 500 डेज में 50,000 नए वाटर बॉडीज बनेंगे, पॉन्ड्स बनेंगे, या तो पुराने पॉन्ड को पुनर्जीवित किया जाएगा। जल ये जीवन है, जल है तो कल है। नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जल के लिए भी तो पसीना बहाना पड़ता है दोस्तों। क्या आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं? आप जिस गांव से आए हैं, उस गांव में एक तालाब बने, उस तालाब बनाने में आपका भी सहयोग हो, आप भी उनको प्रेरित करें, और आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने में दुनिया में फैले हुए हर हिंदुस्तानी का योगदान था। आप कल्पना कर सकते हैं आपको कितना आनंद होगा। भारत की बेहतरीन समझ रखने वाले मशहूर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इंडो यूरोपियन वर्ल्ड के शेयर्ड फ्यूचर की बात की थी। आप में से सब लोग यहां दिन में 10 बार उसका उल्लेख करते होंगे। 21वीं सदी में उनको जमीन पर उतारने का ये बेहतरीन समय है। भारत और यूरोप की मजबूत साझेदारी दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित कर सकती है। ये साझेदारी निरंतर बढ़ती रहे। आप भी इसी उत्साह और उमंग के साथ मानव कल्याण के लिए, भारत के कल्याण में कुछ न कुछ योगदान देते रहें, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। आप जहां हो, बहुत आगे बढ़ो, फलो फूलो, आपके सारे सपने पूरे हो, ये मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।